नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आयु अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल बीएन स्टडी पॉइंट पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का टॉपिक है लिंकिस इनहेरिटेंस, यानी लिंक सहलंगिता के बारे में जानेंगे। और ये बॉटनी का पार्ट 10 है। और इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे तो आप जा कर के देख लीजिएगा। मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी क्लासेस के नाम से बनी है, तो जा कर के देख लीजिएगा और आप अपनी हिंदी में नोट्स भी तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले समझेंगे कि लिंग सहलंग वंशागति क्या है। तो और आपसे एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेगा। पहला है लिंग सहलंग वंशागति का वर्णन कीजिए। और दूसरे टाइप में पूछ सकता है कि लिंग सहलंग लक्षणों पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, ये दो टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आंसर किस प्रकार लिखोगे आप? तो आंसर है लिंग गुणसूत्रों में लैंगिक लक्षणों के अलावा कुछ अन्य दैहिक सोमेटिक लक्षणों के जीन्स होते हैं। इन्हीं लक्षणों को लिंग सहलग्न आनुवांशिक गुण या लक्षण कहते हैं और इनकी वंशागति को लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मानव में लैंगिक लक्षणों के जीन्स, यानी मानव में लैंगिक लक्षणों के जो जीन्स होते हैं वो लिंग गुणसूत्र में पाए जाते हैं। अर्थात वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उन्हें हम लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जान लेते हैं लिंग सहलग्न लक्षणों की विशेषताएं क्या है। तो पहली विशेषता है अप्रभावी लिंग सहलग्न रोग अधिकतर नर में पाए जाते हैं, क्योंकि उनमें केवल एक एक्स गुणसूत्र होता है। वाई गुणसूत्र पर इन लक्षणों के जीन्स नहीं होते हैं। और अप्रभावी लिंग सहलग्न रोग स्त्रियों में समयुग्मजी अवस्था यानी होमोजाइगस कंडीशन में ही विकसित होता है। विषम युग्मजी अवस्था में ये रोग नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि जो अप्रभावी लिंग सहलग्न रोग है वो अधिकतर नर में ही पाए जाते हैं, क्योंकि उनमें केवल एक एक्स गुणसूत्र ही होता है। ठीक है, वाई गुणसूत्र पर इन लक्षणों के जीन्स नहीं दिखाई देते हैं, यानी अप्रभावी होते हैं। ठीक है, और अप्रभावी लिंग सहलग्न रोग स्त्रियों में समयुग्मजी अवस्था में ही विकसित होते हैं। यानी जो समयुग्मजी अवस्था है, समयुग्मजी उसे कहते हैं जिसमें दो लक्षण समान दिखाई दे, उसे हम समयुग्मजी अवस्था कहते हैं। और विषम युग्मजी अवस्था वह है जिसमें दो विपरीत लक्षण हो, उसे हम विषम युग्मजी अवस्था कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरी विशेषता है लिंग सहलग्न लक्षणों के जीन पिता से पुत्री में पहुंचते हैं, बिकॉज पुत्री में एक एक्स गुणसूत्र माँ से तथा दूसरा एक्स गुणसूत्र पिता से आता है। पुत्रों में केवल एक एक्स गुणसूत्र होता है और वह उनमें माता से प्राप्त होता है, यानी आता है। पिता से उनको सिर्फ वाई गुणसूत्र मिलता है और पुत्रियों से यह एक्स गुणसूत्र दूसरी पीढ़ी में पुत्रों अर्थात नातियों में जाता है। इस प्रकार की वंशागति को क्रिस क्रॉस वंशागति कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मनुष्य में लिंग सहलग्न वंशागति के उदाहरण। तो पहला उदाहरण है वर्णान्धता यानी कलर ब्लाइंडनेस की वंशागति, और दूसरा उदाहरण है हीमोफीलिया की वंशागति। ठीक है, तो सबसे पहले वर्णान्धता कलर ब्लाइंडनेस की वंशागति को जानेंगे कि वर्णान्धता है क्या। तो आपको मैं बता दूं, वर्णान्धता का मतलब ये होता है कि जिस भी व्यक्ति को ये रोग हो जाता है वो लाल व हरे रंग का भेद नहीं कर पाता है, यानी लाल और हरे रंग को अच्छी तरह नहीं देख सकता है। ठीक है, और आपने सुना होगा कि रेलवे में वर्णांध व्यक्ति को सेलेक्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे रेड और ग्रीन लाइट का ही ज़्यादातर काम होता है। ठीक है, तो वर्णांध व्यक्ति को रेलवे सेक्टर में सेलेक्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे कि वर्णांधता है क्या। तो वर्णांधता मनुष्य को लाल एवं हरे रंग में अंतर नहीं पता चलता है, अतः इसे लाल हरा अंधापन या प्रोटोन दोष या डेल्टोनिज्म भी कहते हैं। इसका जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है तथा वाई गुणसूत्र पर युग्म विकल्पी एलील का अभाव होता है। ठीक है, और स्त्रियों में डबल एक्स तथा पुरुषों में एक्स वाई लिंग गुणसूत्र
होता है। इसका मतलब यह है कि स्त्री तभी वर्णांध हो सकती है जब उसके दोनों X गुणसूत्रों पर वर्णांध के अप्रभावी जीन उपस्थित हों, ठीक है। और लेकिन पुरुषों में एक ही X गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित होने पर वर्णांधता आ जाती है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब यह है कि जब स्त्री के दोनों X गुणसूत्रों पर अप्रभावी जीन उपस्थित हों तभी स्त्री में वर्णांधता रोग हो सकता है, अन्यथा नहीं। और लेकिन पुरुषों में एक ही X पर अप्रभावी जीन उपस्थित होने पर उसमें वर्णांधता आ जाती है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। वर्णांध पुरुष एवं समान स्त्री का विवाह कराते हैं तो उनकी कैसी संतान उत्पन्न होगी, ठीक है। तो ये है समान स्त्री का गुणसूत्र और ये है वर्णांध पुरुष का गुणसूत्र, ठीक है। और वर्णांध X पे हमने डॉट लगा दिया है वर्णांध पुरुष पे, ठीक है। तो जब इन दोनों का आपस में विवाह होगा और जब इनकी संतान उत्पन्न होगी तो वाहक पुत्री उत्पन्न होगी और पुत्र प्राप्त होगा। पुत्र जो संतान पुत्र होगा वो समान पुत्र होगा, ठीक है। जो पुत्री होंगी वो वाहक होगी और जो पुत्र होगा वो सामान्य पुत्र होगा, ठीक है। और दूसरा उदाहरण है वर्णांध पुरुष एवं वाहक स्त्री का विवाह कराने पर। अब दूसरे में ले लेते हैं वर्णांध पुरुष एवं वाहक स्त्री का विवाह कराने पर कौन सी संतान उत्पन्न होगी। तो वाहक स्त्री का गुणसूत्र ये है और वर्णांध पुरुष का गुणसूत्र ये है। जब आपस में क्रॉस कराते हैं तो 25% समान पुत्र होंगे और 50% वाहक पुत्री प्राप्त होंगी और 25% वर्णांध पुत्र प्राप्त होंगे, ठीक है। और अब तीसरा नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं। नेक्स्ट है यदि समान पुरुष एवं वर्णांध स्त्री का विवाह कराते हैं तो उनमें जो पुत्र हैं वो 50% आल कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता युक्त होंगे और जो पुत्री हैं वो आल केरीज यानी वाहक होंगी, 50% वाहक होंगी, ठीक है। जब इन दोनों के बीच ये समान पुरुष का गुणसूत्र और ये वर्णांध स्त्री का गुणसूत्र, ठीक है। तो जब इन दोनों के बीच क्रॉस कराते हैं तो 50% कैरीज डॉटर यानी कैरीज पुत्री प्राप्त होंगी और 50% कलर ब्लाइंडनेस सन प्राप्त होंगे, ठीक है, यानी पुत्र प्राप्त होंगे। और लास्ट उदाहरण है यदि हम समान पुरुष एवं वाहक स्त्री का विवाह कराते हैं, यह है वाहक स्त्री का गुणसूत्र और यह है समान पुत्र का गुणसूत्र। जब इन दोनों के बीच क्रॉस कराते हैं तो 50% समान पुत्र होंगे और 25% पुत्री वाहक होंगी और 25% पुत्र वर्णांध होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप नेक्स्ट बात कर लेते हैं दूसरा उदाहरण है हीमोफीलिया। पहला उदाहरण था वर्णांधता और दूसरा उदाहरण है हीमोफीलिया। तो इस हीमोफीलिया को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन बता दे रहा हूँ। तो हीमोफीलिया क्या है? इस रोग में चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता और रुधिर बहता रहता है। रुधिर स्राव के कारण रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। यह अप्रभावी लिंग संलग्न रोग है जो अधिकतर पुरुषों में होता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो समझ में भी आई होगी। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा। और यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है और आप अपने हिंदी में नोट्स भी तैयार कर सकते हो। थैंक यू सो मच।